दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीटेट टीचिंग पॉइंट पर। आइए दोस्तों, आज आप लोगों के सामने अब आप लोगों का एडमिट कार्ड भी जो जारी कर दिया गया है, कुछ शिफ्ट के एडमिट कार्ड भी अब आ चुके हैं। आइए आज आप लोगों के सामने SST से रिलेटेड अर्थात पेपर 2 से रिलेटेड कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पार्ट्स को हम लोग जानते हैं जो आपके सीटेट में हूबहू आपको ऐसे पॉइंट देखने को मिलेंगे। आपको मैं बता दूं कि आज जो आपके सामने ये क्लास तैयार है, आज आप लोगों के सामने कम से कम ये आपको 2 से 3 प्रश्न को ये बिल्कुल कवर कराने का पूर्णतः प्रयास करेगा। और आज की ही कक्षा से आप लोगों को कम से कम 3 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही हर हाल में। अब देखिएगा, क्योंकि आज का जो कक्षा है ये बिल्कुल इतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लोगों की वन्य विस्तार से बात कर लें, या आपके भारत में बोले जाने वाली भाषाओं से बात कर लें, या उत्तर या दक्षिण भारत में बोले जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण भाषाएं हैं जो आपके NCERT में बहुत प्रचलित है। तो आइए आज आप लोगों के सामने NCERT के वो पार्ट से हम लेकर आए हैं जो आपके सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए आज हम लोग सबसे पहले जानते हैं वन्य विस्तार के बारे में। आप जानते होंगे, सबसे पहले मैं बता दूं सदाबहार वन और पतझड़ वन के बारे में, जिसे आप पर्णपाती वन भी बोलते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं सदाबहार वन। आप जानते हैं कि सदाबहार वन वो वन होता है जो कि हमेशा हरे भरे रहता है, और पतझड़ वन या पर्णपाती वन आपको पता है कि जो किसी एक निश्चित समय में अपने पत्ते को गिरा देता है उसे हम क्या कहते हैं, पतझड़ वन कहते हैं। यहीं तक आपका जो NCERT है वो यहीं तक सीमित नहीं रहा, ये आपको उस ओर भी खींच के लेके गया जहां से आपको क्वेश्चन प्रश्न बना सकता है सीटेट। तो आइए हम लोग आज उसको जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सदाबहार वन को तो हम लोग जान गए, लेकिन आज हम लोग जानेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होता है। मैं आपके सामने एक फिगर तैयार किया हूं, इसके माध्यम से भी आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इनके बारे में आपको मैं पूर्णतः प्रयास करूंगा आपको समझ में आए। तो चलिए एक एक पॉइंट के पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग फिगर में समझेंगे इसे। तो कहता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं तथा ये वन हमेशा हरा भरा रहता है। इसमें पाए जाने वाले वन विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे आपको बता दूं क्या होता है, तो सागवान होगा आपका, है ना, शीशम होगा, याद रखिएगा, सॉरी शीशम नहीं, सागवान होगा आपका, चीड़ वगैरह होगा, याद रखिएगा, सागवान, चीड़ वगैरह आपके सदाबहार वन में पाए जाने वाले कुछ वन है। अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सदाबहार वन और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पर्णपाती वन अर्थात पतझड़ वन। ये वन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं तथा ये वन किसी निश्चित समय में अपने पत्ते गिरा देते हैं। इसमें पाए जाने वाले वन आपको क्या हो जाएंगे, शीशम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शीशम हो जाएंगे, याद रखिएगा। ये आपके शीशम हो गए, और उसके बाद आपको बता दूं आपके जैसे ओक वगैरह हो गए, याद रखिएगा। ये सब किसी एक निश्चित समय में अपने पत्ते गिरा देते हैं। अब इसके बाद मैं बात कर लूं शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्णीय क्षेत्र में पाए जाने वाले सदाबहार वन, आपने जैसा कि ऊपर का इसके बारे में विशेषता जाना, सेम उनकी यही विशेषता है कि ये शीतोष्णीय क्षेत्र में पाए जाते हैं तथा ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, और इसे आप क्या बोलिएगा, शीतोष्ण सदाबहार वन। और आपके सामने अगला पॉइंट है शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो आइए हम लोग इसको जानते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन वो वन होते हैं जो कि किसी एक निश्चित समय में अपने पत्ते गिरा देते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, तो शीतोष्ण पर्णपाती वन या शीतोष्ण पतझड़ वन। आइए अब हम लोग जानते हैं इसका बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट। आपको सबसे पहले ये जानना इसमें आवश्यक हो जाएगा कि शीतोष्णीय क्षेत्र क्या होता है और आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है। पहले आपको मैं बता दूं कि इससे आपका NCERT प्रश्न बनाता कैसे है या आपका सीटेट इससे प्रश्न पूछता कैसे है। आपको पूछ लेगा, जैसे पहले इस फिगर को समझिए। आपको बता दूं ये आपके सामने क्या है, ये आपका विषुवत रेखा है, याद रखिए क्या है ये आपका, ये जानते होंगे बखूबी, ये आपका विषुवत रेखा है। और विषुवत रेखा से ठीक 23.5 डिग्री, कहां, ठीक 23.5 डिग्री आपका कौन सा रेखा होता है, तो याद रखिएगा कि आपका कर्क रेखा होता है। और विषुवत रेखा से ठीक 23.5 डिग्री दक्षिण, याद रखिएगा 23.5 डिग्री कहां पर, दक्षिण आपका कौन सा रेखा होता है,
तो याद रखिएगा ये आपका होता है मकर रेखा। क्या होता है? मकर रेखा। पहले इसको समझिए, जब आपको ये फिगर समझ में आ जाएगा, ये समझना आपके लिए बिल्कुल इजीली हो जाएगा। आप याद रखिएगा कि आपके विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर आपका क्या होता है? तो कर्क रेखा होता है। 23.5 डिग्री दक्षिण विषुवत रेखा से क्या होता है आपका? तो मकर रेखा होता है। आपको बता दूं कि आपके 23.5 डिग्री उत्तर विषुवत रेखा से और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण वाला जो ये वाला क्षेत्र होता है, याद रखिएगा ये वाला जो क्षेत्र होता है आपका, ये वाला क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा? तो याद रखिएगा ये वाला क्षेत्र आपका कहलाता है उष्णकटिबंधीय। क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा ये वाला क्षेत्र आपका कहलाता है उष्णकटिबंधीय। याद रखिएगा ये वाला क्षेत्र आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। अब मैं इसके बाद आपको बता दूं, अभी आपसे सवाल किया यहां पर कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या पतझड़ वन। आपको इस क्षेत्र में दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। आपको इस क्षेत्र में दोनों प्रकार के वन अर्थात उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, दोनों वन पाए जाते हैं। अब इसमें सवाल है कि भाई इसमें आपको पूछेगा कैसे? अगर सवाल पूछ ले कि सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं, तो ये समस्या आपको बता दो इसमें सवाल कैसे पूछता है। आपको दे देगा कि बताइए विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण या 23.5 डिग्री उत्तर पाए जाने वाले, या आपको इसके वनों का प्रकार दे देगा, जैसे सागवान और चीड़। आपको कह देगा कि बताइए ये कौन से प्रकार के पेड़ है, तो आप याद रखिएगा ये आपका है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसी तरीके से आपसे पूछ लेता है कि उत्तर और दक्षिण किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, या आपसे पूछ लेगा कि 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण आपका कौन सा वाला क्षेत्र आता है, तो याद रखिएगा ये वाला क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, जब आप 23.5 डिग्री उत्तर चले गए, ये आपका कर्क रेखा हो गया। जब इससे आप 66.5 डिग्री उत्तर जाइएगा, कहां? 66.5 डिग्री जब इसके आप उत्तर जाते हैं, ये वाला क्षेत्र आपका जो आता है, ये वाला क्षेत्र, इसे याद रखिएगा इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? और आपका 23.5 डिग्री किधर आ जाइएगा? दक्षिण, सॉरी 66.5 डिग्री आप आ जाइएगा कहां पर? दक्षिण। तो याद रखिए 23.5 डिग्री उत्तर के बाद 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री दक्षिण के बाद 66.5 डिग्री, ये दोनों वाला जो क्षेत्र होगा आपका, ये दोनों क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा? तो याद रखिएगा कि ये दोनों क्षेत्र आपका कहलाता है कौन सा? तो शीतोष्ण। क्या कहलाता है आपका? याद रखिएगा ये दोनों क्षेत्र आपका कहलाएगा शीतोष्ण क्षेत्र। तो आपके इस क्षेत्र में पाए जाने वाला पौधा क्या कहलाएगा? शीतोष्ण। शीतोष्ण सदाबहार वन। और अगर आपसे पूछ ले कि शीतोष्ण क्षेत्र में जो वन अपने पत्ते एक साथ गिरा देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन दे देगा आपसे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, आपसे कह देगा कि शीतोष्ण सदाबहार वन या शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो याद रखिएगा कि अगर शीतोष्ण क्षेत्र में आपके ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो किसी निश्चित समय में अपने पत्ते को गिरा देता है, तो इस प्रकार के वन आपके क्या कहलाएंगे? तो शीतोष्ण पर्णपाती वन या शीतोष्ण पतझड़ वन। बात समझ में आई? अगर आपके शीतोष्ण क्षेत्र में इस प्रकार के पौधे हैं जो कि हमेशा हरे भरे रहते हैं, आपसे पूछ लेगा कि शीतोष्ण क्षेत्र में ऐसा वन जो हमेशा हरा भरा रहता है, वो अपने पत्ते एक साथ नहीं गिराता, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन फिर आपको दे देगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और आपको कह देगा शीतोष्ण सदाबहार वन, तो शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो याद रखिएगा कि शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाने वाला वो वन जो अपने पत्ते एक साथ नहीं गिराता, हमेशा हरा भरा रहता है, तो वो आपका कहलाएगा शीतोष्ण सदाबहार वन। और इसके बाद आपसे पूछ ले कि आप बताइए कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां पर इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं जो कि किसी एक निश्चित समय में अपने पत्ते को गिरा देता है और वो हमेशा हरा भरा नहीं रहता, उसे आप किस नाम से जानेंगे? फिर आपको ऑप्शन दे देगा क्या? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो याद रखिएगा
कि जो वन आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और वो अपने पत्ते को किसी निश्चित समय में गिरा देते हैं, वो आपका कहलाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन कहलाएगा? तो याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो कि इस उष्ण क्षेत्र में तो है लेकिन किसी एक निश्चित समय में अपने पत्ते को गिरा देता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, कहेगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसा वन जो हमेशा हरा भरा रहता है और वो अपने पत्ते एक साथ नहीं गिराता, तो वो आपका कहलाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उम्मीद कि आप लोगों को समझ में आई होगी। आइए एक बार हम लोग फिर जान लेते हैं। इस क्षेत्र को आप कहेंगे शीतोष्ण क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, और ये वाला क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा? तो याद रखिएगा कि आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। इस क्षेत्र में पत्ते गिरा देने वाला पौधा आपका कहलाएगा शीतोष्ण पर्णपाती वन, और इस क्षेत्र में अपने पत्ते नहीं गिराने वाला सदा हरा भरा रहने वाला आपका कहलाएगा शीतोष्ण सदाबहार वन, और इस क्षेत्र में अपने पत्ते गिरा देने वाला वन वो आपका कहलाएगा क्या? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इस क्षेत्र में अपने पत्ते नहीं गिराने वाला हमेशा हरे भरे रहने वाला पौधा आपका या वन क्या कहलाएगा? तो याद रखिएगा, ये कहलाएगा आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उम्मीद कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जिसको ये फिगर समझ में आ गया, ये समझना उसके लिए बिल्कुल इजी हो गया, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। आइए इसके बाद हम लोग जानते हैं वो इंपोर्टेंट पार्ट को जिसमें से आपको 1 से 2 नंबर इस वर्ष आपको जरूर देखने को मिल सकता है। बात हम लोग कर लेते हैं, आपसे सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग किधर की? तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार बोले जाने वाले कथन। अब आपको बता दूं, सपोज दैट आप मान लीजिए ये हमारा भारत है। क्या है? ये हमारा भारत है। भारत की हम बात कर लें, इसको आप 2 भागों में डिवाइड कीजिए। ये वाला क्षेत्र दक्षिण भारत और ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा आपका? उत्तर भारत। याद रखिए, उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की, तमिलीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं हम। तो हम बात ये करेंगे कि हमारे दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में जो संगम ग्रंथ हैं उनके अनुसार क्या बोले जाते हैं। आपको मैं सबसे पहले बता दूं, जैसे हमारे यहाँ के बड़े भूस्वामी होते हैं, बड़े भूस्वामी अर्थात बड़े जिम्मेदार की बात कर लेते हैं हम। तो याद रखिएगा कि तमिल क्षेत्र में आपको बता दूं बड़े भूस्वामी को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा कि जिसके पास अधिक जमीन है उनको क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा उसे बोला जाता है वेल्लालर। क्या बोला जाता है? ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार आपको ये अवश्य देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए तमिल क्षेत्र में, या आपसे पूछ ले कि दक्षिण भारत में वेल्लालर किसे बोला जाता है, ऑप्शन दे देगा बड़े भूस्वामी को, भूमिहीन को, दास को या मजदूर को। तो याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में या तमिल क्षेत्र में वेल्लालर बड़े भूस्वामी को बोला जाता है, अर्थात बड़े जिम्मेदार, बड़े उद्योगपति को वेल्लालर बोला जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उझावर की। किसकी बात कर लेते हैं? अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उझावर की। मैं आपके सामने अभी तमिलीय क्षेत्र अर्थात दक्षिण भारत की बात कर रहा हूं। कहता है साधारण हल वाहक को कहा जाता है। उझावर अर्थात साधारण हल वाहक, जिसके पास थोड़ी खेती बाड़ी भी होती है और वो अपने तरीके से खेती बाड़ी करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, अर्थात साधारण टाइप के जो किसान होते हैं उसको दक्षिण क्षेत्र में, तमिलीय क्षेत्र में क्या बोला जाता है? तो उझावर बोला जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए कि साधारण हल वाहक को तमिलीय क्षेत्र में क्या बोला जाता है, ऑप्शन दे देगा आपको वेल्लालर, उझावर, कड़ई-सियार या अधिमई। तो याद रखिएगा कि दक्षिण भारत या आपका तमिलीय क्षेत्र में आपके साधारण हल वाहक या छोटे किसान को क्या बोला जाता है? तो उझावर बोला जाता है। उम्मीद कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अब इसके बाद हमारे सामने 2 ऑप्शन है, याद रखिएगा कि कड़ई-सियार या अधिमई। कड़ई-सियार, अधिमई, एक बार बोलिएगा साथ में, कड़ई-सियार या अधिमई। तो याद रखिएगा भूमिहीन, भूमिहीन का मतलब हुआ जिसके पास जमीन नहीं हो। भूमिहीन का मतलब क्या हुआ? तो जिसके पास जमीन नहीं हो। कहता भूमिहीन तथा मजदूर, मजदूर तो आप जानते हैं श्रम करने वाला। इसके बाद मैं बात कर लूं दास।
दास का मतलब होता है गुलाम। क्या होता है, याद रखिएगा, दास लोगों को बोला जाता है। फिर एक बार सुनिएगा कि भूमिहीन तथा मजदूर दास लोगों को बोला जाता है। तो क्या, तो याद रखिएगा बोला जाता है कड़ईसियार या अदिमई। आप याद रखिएगा, आपसे पूछ लेगा कि बताइए तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार आपको कि भूमिहीन तथा मजदूर या बोल दे आपको दास लोगों को तमिल क्षेत्र या आपसे पूछ ले कि दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में आपको दे देगा वेल्लालर, उझावर, कड़ईसियार, अदिमई या आपको दे देगा ग्राम भोजक। तो याद रखिएगा कि दक्षिण या तमिल क्षेत्र में भूमिहीन, मजदूर और दास लोगों को कड़ईसियार या अदिमई बोला जाता है। ऑप्शन में आपको दोनों में से कोई एक हो सकता है या दोनों एक साथ में हो सकता है, कड़ईसियार या अदिमई। ये आपके हो गए दक्षिण भारत की बात। आइए अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हमारे उत्तरी भारत की। किसकी बात कर लेते हैं, उत्तरी भारत में बोले जाने वाले कुछ कथन। उत्तरी भारत में क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा गांव के मुखिया को बोला जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि ये बताइए कि उत्तर भारत में गांव के मुखिया को क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा कि उत्तर भारत में गांव के मुखिया को बोला जाता है ग्राम भोजक। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि आपके उत्तरी भारत में गांव के मुखिया को बोला जाता है क्या। ऑप्शन दे देगा आपसे ग्राम भोजक, कड़ईसियार, उझावर, वेल्लालर। तो याद रखिएगा कि उत्तर भारत में गांव के मुखिया को बोला जाता है तो क्या, तो याद रखिएगा ग्राम भोजक। उम्मीद कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि जिसके पास खुद की जमीन होती थी या जिसके पास खुद की जमीन होती है, अर्थात आपको बता दूं छोटे किसान। कैसे किसान, तो याद रखिएगा छोटे किसान जिसके पास थोड़ी बहुत जमीन है जिससे वो अपना जीवन यापन करता है, तो उसको क्या बोला जाता है। आपसे पूछ लेगा कि बताइए उत्तर भारत में जिसके पास खुद की जमीन होती है, जिसके पास खुद की जमीन होती है उसे क्या बोला जाता है, ग्राम भोजक, कड़ईसियार, उझावर या गिरापति, या ऑप्शन में आपको दे दे स्वतंत्र कृषक। याद रखिएगा स्वतंत्र कृषक। तो याद रखिएगा कि जिसके पास खुद की जमीन होती है उसे उत्तर भारत में गृहपति या स्वतंत्र कृषक कहा जाता है। उम्मीद की ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भूमिहीन, जिसके पास जमीन नहीं हो, मजदूर, दूसरों के पास काम करने वाला, दास, किसी दूसरे के पास गुलामी करने वाला, ये लोग को बोला जाता था कहां, तो याद रखिएगा कि उत्तर भारत में भूमिहीन, मजदूर या दास को क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा दास कर्मकार। क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा कि दास कर्मकार। अब मैं आपको बता दूं यहां पर कि मैंने आपको इतने पूर्णतः रूप से क्यों कह रहा हूं कि आपके सीटेट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। वो इसलिए बता दूं, ये आपके एनसीईआरटी का वो पार्ट्स है जो आपके सीटेट में हर वर्ष इससे प्रश्न देखने को मिलता है, हर वर्ष इनसे प्रश्न देखने को मिलता रहा है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसे आप धैर्य से देखें और इसे समझने का प्रयास करें। ये आपके सीटेट में इस बार अवश्य देखने को मिल सकता है। इससे प्रश्न ऐसे ही बनता है कि बताइए कि दक्षिण भारत, या आपसे पूछ लेगा कि बताइए भारत के तमिल क्षेत्र में भूस्वामी या बड़े जिम्मेदार को क्या बोला जाता है। ऑप्शन में दे देगा आपको अदिमई, उझावर, वेल्लालर, कड़ईसियार। तो याद रखिएगा कि बड़े भूस्वामी को बोला जाता है वेल्लालर। इसी तरीके से हर एक पॉइंट से इन तीनों और इन तीनों में से 6 प्रश्न बनते हैं। इन 6 प्रश्न को आप याद रखिएगा। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपसे दे दे डायरेक्ट कि बताइए बड़े भूस्वामी को क्या बोला जाता है, ऑप्शन में दे देगा आपको क्या,
विल्लालर, गिरापति, दास कर्मकार। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये हमको तो बताया ही नहीं कि दक्षिण भारत की बात कर रहा है या उत्तर भारत की। अगर बड़े भूस्वामी की बात करेगा तो ऑप्शन में या तो विल्लालर होगा या तो आपका ग्राम भोजक होगा। ग्राम भोजक और विल्लालर दोनों एक साथ नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, अगर आपसे बेगर किसी कहे कि उत्तर या दक्षिण में पूछा है, ऑप्शन में आपको ग्राम भोजक या विल्लालर मिले कहीं भी, तो आप उसे 100% लगा के आइएगा कि बड़े भूस्वामी को क्या बोला जाता है, विल्लालर। तमिल क्षेत्र में और दक्षिण भारत, उत्तरी भारत में आपको बोला जाता है ग्राम भोजक। उम्मीद कि आज की कक्षा आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोगों का सीटेट का एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है और उम्मीद क्या है आप लोगों को यह कक्षा आज की समझ में आई होगी। अब वक्त बहुत कम है, अब आप लोगों के सामने इस तरीके का ही आपको प्रश्न देखने को मिलेगा जो आपके सीटेट में हूबहू देखने की संभावना है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।